सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। आई होप आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। एंड लास्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, आज जो है मैं हाइड्रोस्फीयर खत्म करने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर नहीं हो पाया तो डोंट वरी, हम लोग अगले उसमें खत्म कर लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बट आई विल ट्राई कि आज ही खत्म कर लें, क्योंकि मे बी 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर रखा था। सो इफ नॉट विल गो इनटू अ फोर्थ पार्ट। बट चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली बार क्या किया था, तो पिक्चर आपके सामने ही ऑलरेडी दोस्तों। जो हम लोगों ने कल ये जो लास्ट टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने बात करी थी, दैट वाज ओशियन करंट्स। एंड ओशियन करंट्स आप सामने देख रहे हैं। आई होप आपको ओशियन करंट समझ में आ गए थे। नहीं आए थे तो आप इस पिक्चर को दोबारा देख लो, पुराने वीडियो को एक बार दोबारा देखो, उसको समझने की कोशिश करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से ओशियन करंट जो है चलती हैं। अगेन ओशियन करंट मैंने आपको गायर के फॉर्म में बताई थी। मैंने आपको मोटे मोटे 5 गायर बताए थे। मैंने आपको बताए थे आपका देन दिस वन नॉर्थ अटलांटिक गायर बताया था, साउथ अटलांटिक गायर बताया था, देन नॉर्थ पैसिफिक गायर बताया था, साउथ पैसिफिक गायर बताया था, एंड फाइनली जो है इंडियन ओशन गायर बताया था। और इसके आसपास में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो भी आपकी करंट्स हैं, बोथ कोल्ड एज वेल एज वार्म करंट्स, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। अगेन ये मैप आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप आपने अपनी एटलसिस में भी जाके इस मैप को देखा होगा और प्लॉट करने की कोशिश करी होगी। मैंने आपको इसमें बताया था कि किस तरह से जो ओशन करंट्स हैं वो आसपास के जो रीजन्स हैं उनके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेजर्ट बताए थे ऑल अलोंग वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। मिड लैटिट्यूड में आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट्स। तो ये कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। एंड अगेन जो ओशन करंट्स है दे आर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, जो ओशन करंट्स फ्लो क्यों कर रही है, इट इज दे आर द थर्मल इंजन। एंड ये क्या कर रही हैं, ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। एंड देन जो कोल्ड करंट्स हैं वो क्या कर रही है, ठंडा पानी पोल से इक्वेटर की तरफ को लेके आ रही है। ठीक है, ये सारे हमने एस्पेक्ट बात कर लिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार इससे लेक्चर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। सो आई होप आप जो है इसे ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग आगे। हाइड्रोस्फीयर में बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस करना है दैट इज सी वेव्स। ठीक है जी, समुद्री लहरें। सर ये लहर बेसिकली होती क्या है, इट इज नथिंग बट द ऑस्किलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी का, ओशन के वाटर का, कभी आपने देखा ओशन का वाटर इस तरह से नहीं होता। ओशन का वाटर जो है इस तरह से ऑस्किलेटरी मूवमेंट्स में आपको दिखता है, जिसमें जो अल्टरनेटिवली क्रेस्ट बनते हैं एंड ट्रफ बनते हैं। ठीक है जी, जो उठा हुआ पोर्शन होता है इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, जो नीचे जाता है इनवर्ड पोर्शन होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। सो अगेन सी वेव्स क्या है, इसी तरह का जो सरफेस वाटर है, ये ओशन डीप में कोई असर नहीं करता है, नीचे जो डेप्थ में पानी है उसको असर नहीं करता है। सिर्फ जो सरफेस में आप ऑस्किलेटरी मूवमेंट देखते हो, काइंड ऑफ इस तरह के क्रेस्ट या ट्रफ बनते हुए देखते हो, अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हुए देखते हो पानी के अंदर, समुद्री पानी के अंदर, इसे हम लोग सी वेव्स कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश ये करनी है कि ये जो सी वेव्स हैं इसमें जो पानी है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है। ठीक है जी, पानी जो है यहाँ पे सिर्फ सर्कुलेटरी मूवमेंट करता हुआ दिखता है। मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। पानी यहाँ पे क्या करता है, इस तरह की जब क्रेस्ट बनता है इस तरह की सर्कुलेटरी मूवमेंट करता है। विद टाइम जो है यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये जो है यहाँ ट्रफ है, यहाँ क्रेस्ट है। तो इस तरह की आपको सर्कुलेटरी मूवमेंट करता दिखता है। उसके बाद यहाँ पे क्रेस्ट आ जाता है एंड इस तरह से पानी जो है इस तरह की सर्कुलेटरी मूवमेंट में आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एज इन सच पानी मूव नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी मूव कर रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पानी जो है यहाँ पे क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ ऑस्किलेटरी मूवमेंट कर रहा होता है, सर्कुलेटरी मूवमेंट कर रहा होता है फ्रॉम फॉर्मिंग क्रेस्ट एंड देन फॉर्मिंग दी ट्रफ्स। इस तरह से क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाता है। ठीक है जी, अब ये एनर्जी आती कहां से, ये एनर्जी लेके कौन आता है, ये एनर्जी लेके आते हैं विंड्स। ठीक है, विंड जो है वो प्राइमरी सोर्स है ऑफ दिस सी वेव्स। होता क्या है, विंड्स पानी के ऊपर जो है हवाएं इस तरह से चलती हैं एंड हवा सीधी नहीं चलती, मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये क्या करती हैं, ये इस तरह से एडी करंट्स बनाती हैं, इस तरह के सर्कुलेटरी एडी करंट्स बनाती हैं। एंड ये सर्कुलेटरी एडी करंट्स क्या करती है, पानी को विद टाइम उछाल देती हैं। देखो इस तरह से पानी को ऊपर नीचे उछाल देती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से विंड्स के एडी करंट बनने से क्या होता है, इस तरह की सर्कुलेटरी मूवमेंट से इस तरह की जो एनर्जी है वो वाटर के अंदर आती है और ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है कि नहीं। सो ये एनर्जी जो है फाइनली आपको शोर्स में जाते हुए दिखेगी। जब शोर्स में देखते हो आप इस तरह बड़ी बड़ी समुद्री लहरें देखते हो आप, ये जो है जब आप नॉर्मल सी ओशन में, जो मतलब आपके सेंटर कोई ओशन के डेप्थ में जाओगे या फिर जो है आप सेंट्रल ओशन में जाओगे जो किनारे से बहुत दूर है,
तो वहां पे आपको इस तरह की सी वेव दिखेंगी, उठती और गिरती हुई क्रेस्ट एंड ट्रफ दिखेंगे आपको। बट जब ये ओशंस के पास आ जाती है, जब ये आपका फ्लोर के या शोर्स के पास आ जाती हैं, तो आपको इस तरह की लहरें या इस तरह के पोर्शंस बने हुए दिखते हैं, एंड इवेंचुअली पानी जो है इस तरह गिरता हुआ दिखता है। तब आपको लगेगा कि क्या पानी मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या होती है, एनर्जी मूव करती है इन दी हायर सीज या ओशियंस, और जब ये शोर्स के पास होता है तब यहाँ पे जो है एक्चुअल में पानी का मूवमेंट होता है और ये पानी शोर्स तक आके गिरता है। ठीक है कि नहीं? चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से ये चीज होती है। देखो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से वाटर की मूवमेंट हो रही है, टू एंड फ्रो इस तरह का सर्कुलेटरी मूवमेंट है। देखो इस तरह से जो है वेव ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स द राइट, राइट को ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे इस तरह के क्रेस्ट एंड ट्रफ बने हैं। पहले ये वाला क्रेस्ट बना एंड इस तरह से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पानी जो है वो क्या कर रहा है, वो नीचे को जा रहा है, इस तरह से नीचे को मूव करता है, एंड थोड़े टाइम पे जब नीचे मूव कर जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे ट्रफ बन जाता है। ठीक है जी। एंड अल्टरनेटिवली ये पानी क्या होगा, यहाँ पे ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर क्रेस्ट बन जाएगा। ठीक है। फिर ये क्रेस्ट और ये पानी दोबारा क्या करेगा, ये इस तरह से नीचे जाएगा, नीचे मूव करेगा, और फिर यहाँ पे जो है दोबारा ट्रफ बन जाएगा एंड क्रेस्ट बन जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे सर्कुलेटरी मूवमेंट देखने को मिलती है। देखो इस तरह की सर्कुलेटरी मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको सीज में। ठीक है। और ये जो है बहुत ही कम पोर्शन पानी का उसको इफेक्ट करता है, हार्डली मे बी 5 से 10 मीटर नीचे, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता है। बाकी जो है जो डीपर ओशन होता है इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है जी। नीचे वाले पानी में जो है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, वो नहीं मूव करता। बस यहाँ पे जो अपर सरफेस वाटर है उसकी आपको सर्कुलेटरी मूवमेंट देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज बिकॉज ऑफ द विंड आती है, इस तरह के एडी करंट्स बनाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। अब जब ओशियंस, जब ये जो सी वेव्स हैं, जब इस लहर सरफेस या शोर्स के पास पहुंचती है तो क्या होता है, आप देखते हो यहाँ पे जैसे आपने सरफेस देखे होंगे तो अगेन आपको देखने को मिलता है कि इस तरह की वेव्स बनी होती है, इस तरह की लहरें बनती हैं, और जब ये शोर में पहुंचती तो ये गिर नीचे टूट जाती हैं, वेव जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, और बहुत सारा पानी जो है वो शोर्स की तरफ गिराती हैं। तो ये पर्टिकुलर फिनोमेना को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अगेन सेम वही फिनोमेना चल रहा होता है। जब ये हाई सीज से ये सर्कुलेटरी मूवमेंट, ये एनर्जी जो है शोर्स में पहुंचती है तो क्या होता है, ये जो शोर्स हैं हाई डेप्थ कम होने के कारण, यहाँ पे डेप्थ कम होने के कारण, पहले यहाँ पे डेप्थ बहुत ज्यादा थी तो डेप्थ कम होने के कारण क्या होता है, डेप्थ कम होने के कारण ये पर्टिकुलर वेव जो है वो फ्रिक्शन महसूस करती है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, एक होती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरी होती है आपकी वेव वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं? ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या है, वो वेव के मूवमेंट की वेलोसिटी है, मींस कितना जो है क्रेस्ट बन रहा है और कितना ट्रफ बन रहा है, और वेव कितनी फास्ट मूव कर रही है, इसको हम लोग वेव वेलोसिटी कहते हैं, मींस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वेव। ठीक है। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि ये जो सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है पानी का, ये कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं इसको। अब देखो होता क्या है, जब शोर्स के पास वेव पहुंचती है तो क्या होता है, शोर के पास वेव पहुंचने से तो नीचे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन होने से क्या होता है, आपकी जो वेव वेलोसिटी है ये कम हो जाती है, ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है। बट बिकॉज एनर्जी उतनी ही आ रही है, एनर्जी में रिडक्शन नहीं होता है, इस करके क्या होता है, ये जो सर्कुलेटरी ऑस्किलेटरी मूवमेंट है ये क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है शोर की तरफ आते हुए, एंड आपकी वेव वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करने लग जाती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज करती है एंड वेव वेलोसिटी जो है वो क्या करती है, वो डिक्रीज करने लग जाती है। सो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा पानी जो है वो क्या होता है, वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड इतनी हो जाती है कि पानी जो है वो सर्कुलेशन में नहीं रुक पाता है, तो आपको इस तरह से वेव का हेड बनता दिखता है, और ये पानी जो है सर्कुलेशन में ना जाके क्या करता है, आगे को जाने लगता है। ठीक है कि नहीं? तो जब जो ओशन की डेप्थ है, जो डेप्थ जो है वो वेवलेंथ के हाफ जितनी हो जाती है या उससे कम हो जाती है, तो क्या होता है कि ये पर्टिकुलर मोशन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी फास्ट हो जाती है कि क्या होता है, ये वेव ब्रेक हो जाती है, और पानी जो है वो क्या करता है, वो आगे शोर पे जाके गिर जाता है और वेव टूट जाती है।
ठीक है जी। सो इस तरह से आपको वेव को ब्रेक देखने या वेव में ब्रेक देखने का फिनोमिना मिलता है। अगेन इसको मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ आपको किस तरह से होता है। यहाँ पे आपको एक दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो वेव होती है या जो लहरें होती हैं, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है एंड इट इज नॉट दी वाटर विच इज ट्रेवलिंग। ये सिर्फ शोर में जाके वाटर की थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वेव क्या करती है, वेव शोर से फ्रिक्शन का जो है यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। जब हाई सीज में होती है तो आपको क्या देखिए, जितनी ज्यादा हाई विंड होगी उतने ही बड़े बड़े क्रेस्ट या उतने बड़े बड़े ट्रफ बनते दिखते हैं जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी। ठीक है। सो विंड ये जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे वाटर जो है वो क्या करता है, वो एक ही जगह में क्या कर रहा होता है, इस तरह की सर्कुलेटरी मूवमेंट्स कर रहा होता है कि नहीं? अंडरस्टूड। सो इस तरह की सर्कुलेटरी मूवमेंट चलती है। बट विद टाइम व्हाट हैपेंस, एज हम शोर के पास पहुंचते हैं तो वेव वेलोसिटी जो है वो तो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो फास्ट हो जाती है बिकॉज एनर्जी तो उतनी ही आ रही है। ठीक है। विद टाइम में ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी फास्ट हो जाती है कि ये पानी को सर्कुलेशन में नहीं रख पाती एंड ये पानी जो है ये इस सर्कुलेटरी मूवमेंट से बाहर निकल जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे वेव जो है वो ब्रेक होती दिखती है। ठीक है जी। सो इस तरह से आपको वेव का फिनोमिना देखने को मिलता है। अब आप में से कुछ जो हैं वो बोलेंगे कि चलो ये भी मान लेते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बट हमने कई मूवीज में इस तरह से देखा है कि मूवी में कोई जो लोग हैं वो ऐसे नाव में फंस जाते हैं, तो फंसने के बाद क्या करते हैं, वो इस तरह से बॉटल में चिट्ठी लिख के भेजते हैं और वो सोचते हैं कि चिट्ठी, वो पानी में फेंक देते हैं, वो सोचते हैं कि चिट्ठी जो है विद टाइम किसी के पास पहुंच जाएगी शोर में और इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। है कि नहीं? देखा होगा बचपन में आपने इस तरह की मूवीज में ये होता हुआ। तो इसमें जब मैं बोल रहा हूँ कि वाटर तो सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो ये बॉटल शोर तक कैसे पहुंच जाएगी? सो अगेन यहाँ पे भी आपको फंडा इज की व्हाट हैपेंस, आपको यहाँ ऊपर थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ जाएगी ना। अगेन व्हाट हैपेंस, जब मान लीजिए बॉटल फेंकी गई तो व्हाट हैपेंस, ये बॉटल यहाँ पे थी, ये जो है इस क्रेस्ट में आई, क्रेस्ट में आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेविटी जो है इसको नीचे को पुल करती है। ठीक है जी। ग्रेविटी ने इसे नीचे को पुल किया, जब तक ये यहाँ पे पहुंची, ट्रफ में पहुंची, तब तक यहाँ पे क्या बन गया, दोबारा यहाँ पे क्या बन गया, क्रेस्ट बन गया। देखो यहाँ पे देखा ना, दोबारा क्रेस्ट बन गया, जब तक थोड़ा नीचे पहुंची यहाँ क्रेस्ट बन गया। क्रेस्ट बनने के बाद फिर ग्रेविटी के पुश में आई तो इस तरह फिर नीचे उठी एंड उसके आते हुए फिर क्रेस्ट बन गया तो ये फिर ऊपर उठी एंड इस तरह से क्या करती है, मूव करती है टुवर्ड्स दी शोर्स की तरफ जो है ये वेव्स मूव करती हैं। क्योंकि देखो विंड जो जनरली वो कहाँ पे चल रही होती है, वो ओशियन से लैंड की तरफ चल रही होती है दिन में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से वो बॉटल आगे को जाएगी, तब तक यहाँ पे दोबारा क्रेस्ट बन गया। तो इस तरह से ये बॉटल आगे आगे को मूव करेगी एंड इवेंचुअली कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये शोर में पहुंच जाएगी, ताकि कोई इंसान यहाँ पे आके इस बॉटल का मैसेज पढ़ ले कि इसको आके बचा लो भाई को। ठीक है कि नहीं? सो इस तरह से आपको ये फंडा यहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगेन ये एक पर्टिकुलर वीडियो है, दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह से वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। अगर मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग से आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में आपको वेव्स का जो एनर्जी है किस तरह से ट्रेवल करती है और शोर्स में किस तरह से ब्रेक होती है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। राइट। सो देन हम लोग बात करते हैं, होप ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया आपको, दिस इज वेव्स। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी है मेरे पास। आई होप अगर किसी ने, एक मूवी है, दिस मूवी इज 1999 में आई थी, ऑस्कर विनिंग मूवी है ऑफ टॉम हैंक्स, दिस इज कैस्टअवे। ठीक है जी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो दैट इज वेरी नाइस, आपकी मूवी का चॉइस बहुत अच्छा है। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। इस पर्टिकुलर मूवी का यहाँ से टॉपिक से क्या लेना देना है? सो अगेन इसमें एक कैरेक्टर है टॉम हैंक्स का, और वो जो है एक आइलैंड में फंस जाता है एंड वो क्या करता है, वॉलीबॉल को अपना दोस्त बना लेता है, इमेजिनरी दोस्त बना लेता है वॉलीबॉल को, जिसका नाम ये देता है व्हाट, इसको हम बोलता है विल्सन। ठीक है, क्योंकि विल्सन कंपनी की बॉल होती है, उसको ये अपना दोस्त बना लेता है। इवेंचुअली विल्सन के साथ मिलके ये क्या करता है, ये उस टापू में थोड़े टाइम रहता है एंड फिर बाहर निकल जाता है किधर, सीज की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि इस टापू में उसको कोई बचाने आएगा नहीं। इवेंचुअली क्या होता है, जब वो हाई सीज में होता है तो उसको एक बहुत बड़े थंडर स्टॉर्म का मुकाबला करना होता है, थंडर स्टॉर्म फेस करता है वो। एंड इसमें क्या होता है, उसका जो इसने जो शिप बनाया होता है, जो बाड़ा बनाया होता है, वो थोड़ा बहुत तहस नहस हो जाता है और विल्सन जो है उससे टूट के गिर जाता है। तो जब तक इसको होश आता है, ये देखता है कि विल्सन जो है वो धीरे धीरे दूर जा रहा है, वेव्स के असर में विल्सन दूर जा रहा होता है। ठीक है। एंड ये अपने बाड़े में होता है एंड ये
विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है, बट विल्सन जो है वेव्स के असर में बहुत दूर चला जा चुका होता है। और इस टॉम हैंक्स को इसमें चॉइस करना होता है कि क्या वो बार्डे के पास रहना चाहता है या विल्सन को बचाने जाता है। तो यहाँ पे वो विल्सन को बाय बाय बोल देता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन्स ऑफ दिस मूवी। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने मूवी आपको बता दी, तो ये मूवी के अंदर ये पर्टिकुलर सीन है, जाके देखो, बहुत मजा आएगा, एंड ये आपको सी वेव्स का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें ये टापू से निकल नहीं पाता है, इनिशियली बहुत ट्राई करता है टापू से निकलने की, पर निकल नहीं पाता है बिकॉज यहाँ पे वेव्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और जब भी ये हाई सीज में पहुंचने की कोशिश करता है तो वेव्स हैं इसको वापस आके टापू में पटक देती हैं। सो आपको अच्छा लगेगा, ये मूवी बहुत अच्छी है। कि मुझे कैसे याद आ गया ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताने के लिए, बिकॉज रिसेंटली जो टॉम हैंक्स है उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, एंड ही वॉज पुट इनटू आइसोलेशन, आइसोलेशन में इन्हें रखा गया था, एंड किसी फैन ने इसको टॉम हैंक्स को वो विल्सन, वो वॉलीबॉल जो है वो बना के दे दी विल्सन, एंड उनको एक गिफ्ट कर दी थी। ठीक है, सो बड़े अखबारों में चला था कि आफ्टर 19 years जो टॉम हैंक्स हैं, ही इज बीन रीयूनाइटेड विद हिज फ्रेंड इन आइसोलेशन, बिकॉज उस कास्ट में भी क्या था, ये टापू में आइसोलेटेड हो गए थे ना, वहां पे ये विल्सन को दोस्त बना लेते हैं, तो अगेन उनको काइंड ऑफ चीयर अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये विल्सन उन्हें गिफ्ट किया गया। सो दैट इज हाउ दैट थिंग केम इनटू माय माइंड। आप इस मूवी को देखिएगा, वन ऑफ द वंडरफुल मूवीज, वेरी मोटिवेटिंग मूवीज यू मस्ट सी, एंड टॉम हैंक्स वंडरफुल एक्टर। चलिए एनी विच आगे बात करते हैं हम लोग। सी वेव से भी एक मिलता जुलता फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, नाउ ये सुनामी के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत बारी सुना होगा, हम लोगों ने बहुत सारी इस तरह की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं जो सुनामी के कारण आती हैं, एंड इसके बारे में हमने बहुत सारे प्रभाव देखे। पिछले साल अगर मैं आपकी बात करूं, पालू एक सिटी है कहाँ पे, इंडोनेशिया में, सुलावेसी आइलैंड में, यहाँ पे बहुत बड़ी डेवस्टेशन हुई, काफी लोग मारे गए थे बिकॉज ऑफ अ जाइगेंटिक सुनामी जो इस सिटी को आके हिट करी। सिमिलरली हमने फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डिजास्टर है उसमें भी देखा कि देयर वाज अ सुनामी जिसने की बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग इफेक्ट मचाए। सिमिलरली अगर हमें याद हो 2004 में देयर वाज एन इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, एंड इस सुनामी ने इट किल्ड मोर देन like a lakh people, they were perished in this tsunami. So again जो सुनामी है दे आर सच अ डेडली फोर्स। तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली सुनामी क्या चीज है, एंड किस तरह से ये इतनी डेवस्टेटिंग हो जाती है। नाउ सुनामी जो है इट इज कमिंग फ्रॉम अ जापानीज लैंग्वेज में सुनामी को हम लोग हार्बर वेव कहते हैं। सुनामी जो है इसका नेम का ओरिजिन ही जापान में हुआ, बिकॉज जापान में आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस तरह की सुनामी देखने मिल जाती है। दे आर कॉल्ड एज हार्बर वेव्स। ठीक है, ये होती जो हैं दे आर सिमिलर टू सी वेव्स बट दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, अगर आप हाई सीज में, हाई सीज मीन्स बहुत ज्यादा डीप सी में जाओगे और वहां पे अगर आपको एक सुनामी मिलेगी या सी वेव मिलेगी तो आप उनके बीच में फर्क नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं, यू वुड नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन अ सुनामी और अ सी वेव इन अ डीप सी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, प्रॉब्लम तब होती है जब सुनामी जो है वो शोर पे पहुंचती है, और शोर में पहुंचने के बाद दे अचीव, जो वेव्स हैं बहुत छोटी हाइट अचीव करती हैं, बट सुनामी जो है दे अचीव ग्रेट हाइट, एंड जब ये ब्रेक करती हैं तो कहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर पहुंच जाती हैं इनलैंड के, एंड बहुत सारा डेवस्टेशन जाती है शोर्स वाली तरफ में। सो जानने की कोशिश करते हैं सुनामीज बनती कैसे हैं। देखो हमने सी वेव्स तो देख ली कैसे बनती हैं। सी वेव जो है दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द वेव्स, सॉरी गिवन बाय द विंड्स। सो विंड जो है यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करती है और इससे हम लोग सी वेव्स बनती देखते हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने देखा था। एक तो मैं रेड कलर चेंज करता हूँ, ब्लू बनाता हूँ, सो ब्लू पानी दिखाने के लिए ज्यादा बेटर है कि नहीं। सो हमने देखा था यहाँ पे विंड चलती हैं, तो विंड क्या करती है, विंड इस तरह से एडी करंट्स बनाती है, और एडी करंट्स बनने से हम लोग इस तरह के क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते देखते हैं। ठीक है ना, और ये जो है सिर्फ सरफेस को इफेक्ट कर रही है, हार्डली इतने एरिया को विंड जो है इफेक्ट करती है या वेव्स इफेक्ट करती हैं। सो हमने ये इशू देखा था, ये पोर्शन देखा था कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही इफेक्ट हो रहा है। बट सुनामी जो है दे आर कंपैरेटिवली डिफरेंट। सुनामी दे आर कॉज्ड और दे रिलीज, दे आर कॉज्ड बाय दी एक्टिविटी जो कि बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, जनरली दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक एक्टिविटी, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण होती हैं, मे बी जैसे कि समुद्र की जो तल पे, मींस इनके जो आपके फ्लोर पे आइदर देयर इज एन अर्थक्वेक, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, या फिर देयर इज अ वोल्केनिक एक्टिविटी, कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ है, या देयर वाज
लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड नहीं सी स्लाइड कह लेंगे, सी स्लाइड हुई है अगेन ओशन सरफेस के ऊपर। तो इस तरह की बहुत बड़े जाइगेंटिक फिनोमिनास के कारण जो है बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी रिलीज होती है और इससे सुनामीज आती हैं। ठीक है, जैसे लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो है क्या था, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में तो हमको पता ही है ना। सो प्लेट टेक्टोनिक्स में देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लेट्स हैं दो, लेट अस अज्यूम ये प्लेट्स हैं दो, एक एंड ये दो प्लेट्स है कि नहीं। सो अब यहाँ पे क्या है, ये दिस इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, और हैवियर जो प्लेट है, दिस इज हैवी प्लेट, ये कहाँ पे जा रही है, सबडक्ट कर रही है लाइटर प्लेट के अंदर। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिक एनर्जी, जो इलास्टिक एनर्जी है वो बहुत बारी कंजर्व हो जाती है, एंड जब रिलीज होती है, ठीक है जी, मे बी रिलीज हुई एंड सडन जर्क्स रिलीज हुई, एंड ये जर्क्स रिलीज होने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है कि नहीं। सो ये जो मैसिव एनर्जी क्या करती है, पूरे वाटर के कॉलम में ट्रेवल करती है, और ये वाटर के कॉलम को जो है क्या करती है, इसको राइज करा देती है, इसको उठा देती है। यू कैन सी हियर, हो गया, इस पूरे कॉलम में ट्रेवल करती है, उठा देती है। फिर क्या होता है, ग्रेविटी जो है इसे नीचे पुश करती है, एंड इसके कारण क्या होता है, विद टाइम ये जो वेव है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है इस तरह से, और क्या करती है, दोनों साइड में ये एनर्जी ट्रेवल करने लग जाती है। ठीक है। अब वेव्स में हमने देखा था क्या, वेव में सिर्फ सरफेस में, इट वाज ओनली एट द सरफेस जहां की एनर्जी ट्रेवल कर रही थी, बट यहाँ पे क्या होता है, पूरे कॉलम में एनर्जी ट्रेवल करती है, और बहुत ही ज्यादा मैसिव एनर्जी है जो कि ट्रेवल कर रही। ठीक है, इस तरह से क्रेस्ट बनाएगी, ट्रफ बनाएगी, इस तरह से ट्रेवल करेगी। सो जो बंदा हाई सीज में है, जो शिप्स हाई सीज में है, उनको पता नहीं, फर्क नहीं पता चलेगा, नॉर्मल वेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पता चलेगा, या इस आपके सुनामी आ रही है या फिर नॉर्मल सी वेव है, इसके बीच में कोई फर्क नहीं पता चलता। बट जब हम शोर के पास में पहुंचते हैं, तब जो है इस चीज का फर्क पता चलने लग जाता है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कैसे, आगे बनाता हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हम लोग शोर के पास पहुंचते हैं, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, दिहाई सी जा रहा है। ठीक है, ये आपका, लेट अस अज्यूम दिस इज योर ओशन। ठीक है, एंड यहाँ पे लेट अस अज्यूम ये कोई होटल है जहाँ पे आप छुट्टी मनाने हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कमरा भी ले रखा है, यहाँ पे आप घूमने भी गए हैं तो आपने छाता लगा रखा है, यहाँ पे आप सन बेदिंग भी कर रहे हैं, सब बढ़िया मजे से, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे एक शिप बना देते हैं, चलो फॉर द रेफरेंस पीरियड। एंड यहाँ पे हमने देखा पिछले वाले डायग्राम से, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ सुनामी, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, यहाँ पे मैसिव एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पे भी देखो हो क्या रहा है, देयर इज वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे डीप सीज में, डीप ओशंस में यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो रहा है। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज जस्ट द एनर्जी जो कि पूरे कॉलम में ट्रेवल कर रही है। जो वेव्स थी उसकी एनर्जी वो कहाँ पे ट्रेवल कर रही थी, वो ट्रेवल कर रही थी सिर्फ सरफेस में, जबकि सुनामी की एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है पूरे कॉलम में। सुनामी की जो एनर्जी इट इज कमिंग फ्रॉम टेक्टोनिक मूवमेंट, से बहुत ज्यादा मैसिव होती है एज कम्पेयर टू दी एनर्जी गिवन बाय द विंड एंड वेव्स। ठीक है कि नहीं ना। अब होता क्या है, अगर इशू वहीं पे स्टार्ट होता है जब ये एनर्जी कहाँ पे पहुंचती है, शोर के पास में पहुंचती है, और ये जो आपका ग्राउंड है इससे इंटरेक्ट करती है और इसके फ्रिक्शन में आती है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगेन एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, बट जो एरिया है वाटर कॉलम में वो कम हो गया, तो इससे क्या होता है, पानी जो है यहाँ पे वो ऊपर राइज करने लग जाता है। ठीक है जी, वाटर स्टार्ट्स राइजिंग टू अकोमोडेट फॉर दैट एनर्जी, उस एनर्जी को अकोमोडेट करने के लिए वाटर जो है राइज कर जाता है। इवेंचुअली क्या होता है, यहाँ पे समथिंग लाइक एक एक टर्म है कॉल्ड एज वेव शोलिंग, ये अकर करता है। वेव शोलिंग का मतलब वेव का जो है बड़ा होता चले जाना। यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से शोर जो है नजदीक आता रहता है, वाटर का डेप्थ जो है वो कम होता है। देखो ये वाटर का डेप्थ कम हो रहा है ना, यहाँ पे वाटर का डेप्थ कम हो रहा है, जैसे जैसे वाटर का डेप्थ कम होता रहता है, हम लोग क्या देखते हैं, वेव शोलिंग अकर करती है। वेव शोलिंग का मतलब वेव जो है वो बड़ी होती रहती है टू अकोमोडेट फॉर दैट एनर्जी। ठीक है कि नहीं, वेव जो है वो क्या होते हैं, वो बड़ी होती रहती है, कई की बार तो ये इवन अप टू 100 फीट पहुंच सकती है, 100 फुट की 100 फीट की। ठीक है, इट इज मच मच मोर देन योर 3 स्टोरी और 4 स्टोरी होटल जहां पे आप स्टे कर रहे हो। अंडरस्टूड।
सो दिस इज कॉल्ड एज वेव शोलिंग। ये अकर करती है अराउंड द कोस्ट, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है या फिर डेप्थ वो कम हो गई है, ठीक है ना, सिमिलर जैसे हम लोग वेव में देख रहे हैं। एंड इवेंचुअली क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, ये वेव आपको इस तरह से इसका हेड देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि चल रही है यहाँ पे। इवेंचुअली क्या होता है, कई की बारी ये जो ट्रफ है बनता ना इसका, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, कई की बारी इसका ट्रफ जो है वो पहले पहुंच जाता है ओशियन पे, फ्लो सॉरी आपका जो शोर पे इसका ट्रफ पहले पहुंच जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इधर वाली साइड से ही, थर्ड सेक्शन से इसको कलर चेंज कर लेते हैं। लेट अस टेक ब्राउनिश कलर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, तो यहाँ पे कई बारी ट्रफ पहले पहुंच जाता है। ट्रफ पहले पहुंच गया तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे मस्ती मार रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है आपको ऐसा लगता है कि पानी पीछे चला गया, और आपको जो जो समुद्र का तल है इस साइड का, ये आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। जब ये इस तरह से और शोल करती है तो इवेंचुअली आपको यहाँ से और पानी को पीछे होता दिखता है। सो आपको इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, जो पहले पानी यहाँ तक था, जो शोर यहाँ तक था आपका इधर तक, वो अब कहाँ पे पहुंच गया, वो यहाँ पे पहुंच गया। तो आपको इस तरह लगेगा, बड़ा ही अचंबा लगेगा, जो यहाँ पे शिप्स खड़ी होंगी वो नीचे तल में बैठ जाएंगी, एंड आप यहाँ पे क्या करोगे देखने के लिए, अरे बॉस ये क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको लेके आप यहाँ पे देखने आ गए, ठीक है। बट विद टाइम क्या होता है, ये वेव जो है पीछे ये शॉल कर रही होती है, और इस तरह की बड़ी जाइगेंटिक वेव, जब तक आपको पता चलेगा इस तरह की बहुत बड़ी जाइगेंटिक वेव ये शोर तक पहुंच जाती है, ठीक है। विद टाइम व्हाट हैपन, जब ये वेव जाके ब्रेक करती है, ये अपने सामने लाई हुई हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ। बहुत ज्यादा हाई स्पीड में पानी जो है वो आके गिरता है शोर्स में, एंड सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय करके ले जाता है। दिस इज हाउ सुनामी वर्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक बार जब सुनामी स्प्लैटर कर जाती है शोर में, उसके बाद क्या होता है, ये पानी अब दोबारा क्या करेगा, ये दोबारा जो है, अगर आप किसी तरह यहाँ पे बच तो नहीं गए, मतलब किसी तरह आप यहीं पे शोर में गिर गए कहीं पे, फिर क्या करता है, पानी वापस रिसीड करता है अपने नॉर्मल लेवल की तरफ को, एंड तब ये जो आप बचे कुचे होंगे वो उसको भी उठा के कहाँ ले जाएंगे, ओशन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। सो ऐसे जो है सुनामी वर्क करती है। एंड अगेन ये बहुत अच्छी वीडियो है टेड टॉक से, ये देखते हैं हम लोग कि किस तरह से आपकी सुनामीज वर्क करती हैं, जिससे आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज अ 3D स्टिमुलेशन ऑफ हाउ सुनामीज अकर एंड हाउ दे मूव, किस तरह से मूव करती हैं, किस तरह से शोर्स तक पहुंचती हैं। आई वुड रिकमेंड बोथ ऑफ द वीडियोस मस्ट बी सीन, सो इनको देखना, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं ओशियंस की प्रोफाइल्स की, ठीक है। हम लोग अलग अलग ओशियंस के अंदर देखते हैं किस तरह के फीचर्स देखने में मिलते हैं आपको, किस तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे हैं, किस तरह की आपको चीजें देखने में मिलती है, क्या फीचर्स है पर्टिकुलर ओशन के। सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे प्लीज टेक योर एटलसेस आउट, अपनी एटलस निकालिए बाहर, एंड यहाँ पे जो ओशियंस वाला टॉपिक है, ओशियंस वाला जो आपका मैप है, इसको खोल लीजिए। आपके जो लेटर आपको मे बी ये आपको मिलेगा आपके वर्ल्ड मैप के पहले जो है आपको मिलेगा, एंड ये इसे निकाल लीजिए फटाफट से। इसको हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन अगेन ये आपको देखने को मिलेगा समवेयर मतलब नीचे वाले पोर्शन में, आपको एटलस के नीचे वाले पोर्शन में सबसे बड़ा ओशन जो बनाकर रखा हुआ है, दैट इज पैसिफिक ओशन। So again, it is the largest ocean of the world, largest है, and also the deepest ocean। एवरेज जो डेप्थ है वो 4000 या 4100 मीटर के आसपास में निकल जाती है, 4100 मीटर्स के आसपास की एवरेज डेप्थ है। दैट इज व्हाई इट इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड को कवर कर लेता है, ठीक है। अपने अपने और जो मेन इसका एरिया और जो आसपास के अलाइड सीज हैं, इनको अगर कवर, इनका टोटल एरिया देखें तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एरिया जो है ये कवर कर लेता है, ठीक है कि नहीं। एंड आपको रफली जो है वो ट्राइंगुलर शेप में देखने को मिलेगा, ट्राइंगुलर सा देखने को दिखता है आपको, ट्राइंगुलर शेप है इसकी। एंड यहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड देखने को मिलेंगे विच आर मोर देन 20,000, 20,000 से भी ज्यादा आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्रुप्स हैं बहुत सारे आइलैंड्स के, जैसे आपको सबसे नीचे वाली साइड में देखने को मिलेगा मलेशिया देखने को मिलेगा, माइक्रोनेशिया देखने को मिलेगा, पॉलिनेशिया देखने को मिलेगा। ये सारे जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के आसपास में ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहा है। दे आर ऑल
मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, देन पॉलिनेशिया, देन उसके बाद हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये सारे जो हैं दे आर ऑल आइलैंड्स जो कि हम लोगों को पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप आप साथ साथ में देख रहे हो। ये आपको सदर्न पैसिफिक वाली साइड में आपको बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे मलेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया देखने को मिल रहे होंगे। देन अगेन अगर हम इसके डीपेस्ट पोर्शन की बात करें तो जो आपका नॉर्थ पैसिफिक पोर्शन है, देखो दिस इज द डीपेस्ट पोर्शन एंड इसको हम लोगों ने डार्क ब्लू से हाईलाइट कर रखा है। ब्लू, डार्क ब्लू कलर का है ऊपर नदर्न जो आपका पैसिफिक ओशन है, एंड दिस इज द डीपेस्ट पोर्शन। ठीक है, सेंट्रल जो आपका स्पेसिफिक है वहां पे आपको वोल्केनिक आइलैंड्स के या वोल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वोल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स यू सी दिस हवाईयन आइलैंड्स, हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। हवाईयन आइलैंड्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा जब हम वोल्केनिज्म को डिस्कस करते हैं। बताओ भाई इसका क्या रीजन है, हवाई में वोल्केनोस क्यों देखने को मिलते हैं डिस्पाइट इट बीइंग इन द सेंटर ऑफ पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के बीचों बीच होने के बावजूद आपको हवाई में बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आइलैंड्स बनते हैं दे आर वोल्केनिक आइलैंड। सो गो एंड थिंक एंड सर्च इट आउट कि यहाँ पे इस तरह से क्यों होता है। मैंने बताया हुआ है आपको जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स कर रहे थे, वोल्केनिज्म हमने देखा था तब। अगेन उसके बाद आपको यहाँ पे इसी रीजन के आसपास में या इसी ओशन में बहुत ज्यादा डीप ट्रेंचेस भी देखने को मिलती है। वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और एक यहाँ पे देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है और लॉन्ग दी पैसिफिक मार्जिन, पैसिफिक जो आपका प्लेट है इसकी मार्जिन में, ईस्टर्न साइड के मार्जिन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी ट्रेंचेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब मैंने फिलीपीन आइलैंड्स के ओरिजिन के बारे में बताया था, जापानीज आइलैंड के ओरिजिन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये सब चीजें डिस्कस करी हुई हैं। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको मैरियाना ट्रेंच मिलता है। मैरियाना ट्रेंच देखो, यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच ढूंढने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो एंड साथ में इसको ढूंढने की कोशिश करनी है। मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर डीप है। यहाँ पे एक डीप एक सबसे सी जो डीपेस्ट पॉइंट है कॉल्ड एज चैलेंजर डीप। ठीक है जी, चैलेंजर डीप जो है इट इज अराउंड 12,000 मीटर्स इन डेप्थ। उसके बाद और बहुत सारे मिलेंगे, जैसे जापान ट्रेंच मिलेगा आपको, कुरिल ट्रेंच, ये आपको जापानीज आइलैंड्स के आसपास में देखने को मिलेंगे। जापानीज ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, इनको ढूंढना है, पॉज करो वीडियो को, साथ साथ में ढूंढते रहो। टोंगा ट्रेंच मिलेगा आपको टोंगा आइलैंड्स के आसपास में, सदर्न पैसिफिक में, इनको ढूंढो, यू विल फाइंड देम। ठीक है, उसके बाद अगेन जो साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है, साउथ वेस्ट वाले पोर्शन में आपको बहुत सारे आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया, पॉलिनेशिया, बहुत सारे ग्रुप के आइलैंड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी देखने को मिल रही है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, साउथ वेस्टर्न साइड में आपको, साउथ वेस्ट वाली साइड, नॉट ईस्टर्न साइड, साउथ वेस्ट वाली साइड, एंड आपका जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है बेसिकली, वहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सटेंसिव सबमरीन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सबमरीन ट्रेंचेस हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल, बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिल रही होंगी। ठीक है कि नहीं, बहुत सारे एसोसिएटेड सीज भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि साउथ चाइना सी है आपका, देन उसके बाद देन देयर इज ईस्ट चाइना सी है आपका, येलो सी, जापानीज सी, ओशतोक सी, बहुत सारे आपको इस तरह के मार्जिनल सीज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साउथ ईस्टर्न साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न साइड अराउंड द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे आपको सबमरीन रिजेस भी देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ईस्ट पैसिफिक रिज, ईस्ट पैसिफिक रिज देखने को मिलेगी। अगेन सबमरीन रिज है, अंडर वाटर रिजेस है यहाँ पे। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चिले रिज, ये आपको देखने को मिलेगी सदर्न साइड में। देन ऊपर जो है आपको मिलेगी कोकोस रिज देखने को मिलेगी। सो अगेन ये सारा जो साउथ ईस्टर्न वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज पैसिफिक फॉर यू। देन सेकंड इज योर अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, अटलांटिक ओशन जो है इट इज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक से ऑलमोस्ट आधा है साइज में, एंड एस शेप्ड, आपको ब्रॉडली एस शेप्ड देखने को मिलेगा। आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर टॉप साइड में आपको देखने को मिल रहा है अटलांटिक ओशन। आपको देखने ब्रॉडली एस शेप में आपको ये ओशन देखने को मिल रहा है। एंड सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है इसका वो क्या है, वो है मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। ठीक है, ये मिड अटलांटिक रिज सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर लंबा है, एंड इट फॉर्म्स ब्रॉडली एस शेप बनाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइसलैंड से स्टार्ट हो जाता है, गोइंग ऑल द वे टिल द
टिल द एंटार्क्टिका, ठीक है, एंटार्क्टिका तक जा रहा है मिड अटलांटिक रिज सिस्टम। इस ओशन की और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके बहुत सारे मार्जिनल सीज यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है। ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों साइड आपको एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगी और इनके ऊपर आपको मार्जिनल सीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मार्जिनल सीज जैसे कि आपको सारगोसा सी देखने को मिलेगा, लेब्राडोर सी देखने को मिलेगा, कैरेबियन सी देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपका बाल्टिक्स है, देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, हडसन बे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मार्जिनल सीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैंने आपको बताया रिज सिस्टम बनता है ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर का लंबा एंड एवरेज जो इसकी हाइट है दैट इज 4,000 मीटर्स, ठीक है जी, एवरेज हाइट। तो अगेन बहुत ज्यादा हाई माउंटेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल सेंटर में, एंड दे आर वोल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन्स हैं। नीचे जो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है अटलांटिक में। इधर जो है आपकी कौन सी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दूर जा रही है, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट दूर जा रही है, इधर अफ्रीकन प्लेट जो है वो दूर जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी मिडल में रिज सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। इतनी बड़ी है कि कई बार क्या होता है, ये माउंटेन्स जो हैं वोल्केनिक माउंटेन्स विद टाइम पानी के बाहर आ जाती हैं, दे फॉर्म आइलैंड सिस्टम्स, वोल्केनिक आइलैंड्स बनाती हैं। जैसे कि आपको आइलैंड्स ऑफ केप वर्डे, पीको आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगी अजोर्स के पास में। अजोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, देखो आपको देखने को मिलेंगी अराउंड। कैनरी आइलैंड्स हैं आपकी, केप वर्डे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अजोर्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मिड अटलांटिक रिज लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल राइट साइड में आपको अजोर्स देखने को मिल जाएगा। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ योर वोल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है जी। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रेंचेस में। एज पर ट्रेंचेस कंसर्न, यहाँ पे ट्रेंचेस कंपैरेटिवली कम है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे डाइवर्जेंस ज़्यादा देखने को मिलता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको ट्रेंचेस कम देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि थोड़ी बहुत देखने को मिलती है जो नॉर्थ केमन आपकी ट्रेंच है या फिर पोर्टो रिको ट्रेंच है, ये आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। देखो पोर्टो रिको देखनी है तो कैरेबियन सी देखो, कैरेबियन सी कहाँ पे, आपका सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन सीज के बिल्कुल पास में आपको पोर्टो रिको ट्रेंच देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मिली पोर्टो रिको ट्रेंच, तो यहाँ पे आपको देन उसके बाद केप वर्डे, केप वर्डे आपको यहाँ पे ट्रेंच देखने को मिल जाएगी ऑलमोस्ट आपको जहाँ पे मिड अटलांटिक रिज सिस्टम वहीं पे पास में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये आपका क्या है, दिस इज योर अटलांटिक। प्लीज इसको साथ साथ में मैप में प्लॉट करते रहो, बाद में कभी मौका नहीं मिलेगा प्लॉट करने का, ठीक है जी, फिर इस तरह रिवीजन आसान हो जाएगी। देन आपका है इंडियन ओशन, अगेन स्मॉलेस्ट ओशन है हिंद महासागर, सबसे छोटा जो महासागर है, इवन स्मॉलर देन अटलांटिक। एवरेज डेप्थ भी जो है कंपैरेटिवली कम है, अराउंड 3800 मीटर्स के आसपास की है। अटलांटिक मैंने आपको बताई नहीं, अटलांटिक की भी जो है अराउंड 4000 के आसपास में ही है, बट इस जो इंडियन ओशन है इसकी अराउंड अराउंड आपकी 3800 मीटर के आसपास की है। जो इसका वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन में आपको देखने को मिलेगा, देखो वेस्टर्न जोन आप देखोगे सारा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जैसे लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलते हैं, मालदीव आइलैंड, ये कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स मीन ये कोरल्स के कारण बने हुए हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कोरल्स क्या होते हैं। देन आपको यहाँ पे मॉरिशियस ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलेंगे, मॉरिशियस, सेशल्स ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। ये जो है दे आर वोल्केनिक ओरिजिन आइलैंड्स, ठीक है। सो दोनों टाइप के आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपका इसका ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो है इट इज द डीपेस्ट पोर्शन, डीपेस्ट पार्ट जो आपका ईस्ट वाला पार्ट है इंडोनेशिया वाले रीजन के आसपास का, एंड ये आपका डीपेस्ट पोर्शन है। सेंट्रल आप जो एरिया देखोगे इस पर्टिकुलर ओशन का, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड वाई की रिज बनी हुई है, रिज सिस्टम बना हुआ है इन्वर्टेड वाई। ऊपर आपको चागोस रिज देखने में मिलती है, चागोस रिज सिस्टम है। फिर नीचे जाके जो सेंट पॉल्स प्लेट्यू है, यहाँ से जो है ये डाइवर्ट कर जाती है गैवन्सबर्ग रिज, गैवन्सबर्ग रिज है आपकी इंडियन एंटार्क्टिक रिज है। इस तरह से एक वाई प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। सो ये वाई प्लेटफॉर्म आई होप आपको ये मिल गया होगा। ऊपर ऊपर देखो स्कॉट्रा चागोस रिज ऊपर देखने में मिल रही है, देन उसके नीचे सेंट पॉल्स रिज है आपकी, देन नीचे इस तरह की वाई प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है नहीं। बहुत सारी ट्रेंचेस आपको देखने में मिलती है, बट ये ट्रेंचेस आपको कहाँ पे मिलेंगी, जनरली आपको ये ईस्टर्न साइड में मैक्सिमम देखने में मिलती हैं। जैसे कि आपकी जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच कहाँ है, जावा आइलैंड के बिल्कुल पास में ही है। यू कैन सी इंडोनेशियन आइलैंड, सुमात्रा, जावा, ये आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे।
एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल साथ में जावा ट्रेंच दे रखी है, ऑलमोस्ट 7000 मीटर्स की डेप्थ में मिलती है। इसके अलावा आपको वेस्टर्न साइड में भी एक ट्रेंच आपको देखने को मिल जाएगी, मॉरिशियस ट्रेंच, मॉरिशियस आइलैंड के बिल्कुल पास में ही है ये, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रेंच देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा एमरल्ड ट्रेंच है, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैप में विजिबल है, मैप में आपको सिर्फ जावा ट्रेंच ही देखने को मिलेगी, बाकी ट्रेंचेस अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। चलो जी, सो इसके बाद जैसे मैं बात कर रहा हूँ मार्जिनल सीज देख लेते हैं, हर एक ओशन के साथ में कौन से मार्जिनल सीज जुड़े हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे पर अभी ज्यादा हो गए हैं, क्यों? बिकॉज बड़ी बारी इस मार्जिनल सीज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीज के आसपास में कौन से कंट्रीज लग रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर सी इस टाइम पे न्यूज में चल रहा होगा, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 2017 2015 दोनों साल जो है मेडिटेरेनियन के ऊपर बड़ा ज्यादा फोकस किया, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर 2 बारी क्वेश्चन आ रखा है। तो अगेन आई वांट यू पीपल कि इन मार्जिनल सीज को आपको प्लॉट करना है और इनके आसपास के कंट्रीज को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आर्टिक ओशन देखोगे, आर्टिक ओशन में आपको 2 इंपॉर्टेंट सीज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दिखा नहीं रखा है तो मैप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैप में मिल जाएगा वैसे आपको। देखो ऊपर वाली साइड में अगर आप इसी के पीछे वाला जो मैप देखोगे आप, ओशंस के पीछे वाला मैप, दिस इज ऑफ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं भी है तो मैंने आगे मैप्स जो है वो ऐड कर रखे हैं, तो आप वहां पे देख सकते हो। मार्जिनल सीज आर्कटिक ओशन के आपको 2 इंपॉर्टेंट ओशन सीज मिलेंगे, पहला है आपका बेरेंट सी एंड सेकंड इज आयरिश सी। ठीक है जी, बेरेंट सी एंड आयरिश सी ये आपको देखने में मिलेंगे, और भी बहुत सारे हैं जैसे कारा सी है, लैप्टिव सी है, बट अगेन ज्यादा हम लोग डीप में नहीं, जो इंपॉर्टेंट सीज है मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, बेरेंट सीज एंड आयरिश सी। ठीक है, बेरेंट्स के ऊपर तो जो है काफी टाइम डिस्प्यूट भी चला था बिटवीन नॉर्वे एंड रशिया, इसके इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑयल। ठीक है, यहाँ पे जो है जो इकोनॉमिक जोन है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके ऊपर दोनों कंट्रीज का डिस्प्यूट चल रहा है, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। देन उसके मार्जिनल सीज, अटलांटिक ओशन के मार्जिनल सीज के बारे में बात करते हैं, वापस आ जाओ। अटलांटिक ओशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सीज हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, अर्जेंटीन सी है, अर्जेंटीना के पास में, कैरेबियन सी है, इंग्लिश चैनल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा होगा, अगेन कैरेबियन के आसपास में ही है। देन हडसन बे, ऊपर आ जाओ नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका में, यहाँ पे आपको हडसन बे दिख रहा होगा ऊपर, एंड साथ में ही आपको लैब्राडोर सी भी दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आयरिश सी को हम यहाँ पे नहीं डालते, आयरिश सी जो है हम लोग जनरली आर्कटिक में ले जाते हैं, सो लेट अस नॉट टेक इट हियर। फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी, अगेन मेडिटेरेनियन सी को अपने आप में जो है एक अलग डिवीजन दे देते हैं, बट देन हम लोग इसको अटलांटिक ओशन का ही एक मार्जिनल सी मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ सी देखो आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ सी आपको मिलेगा इंग्लैंड के बिल्कुल साथ में नॉर्थ सी, और उसी के अंदर आपको यहाँ पे बाल्टिक सी भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बाल्टिक सी भी आप लिख सकते हो, बाल्टिक सी जस्ट आपको राइट में देखने को मिल जाएगा नॉर्थ सी के। नॉर्वेन सी एंड स्कॉटिया सी, ये जो है आपको अलग अलग सीज है। ठीक है, इंडियन ओशन की सीज के बारे में बात करते हैं, इंडियन ओशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडमान सी, अंडमान के आसपास में, देन आपका अरेबियन सी, अंडमान सी कहाँ में, अंडमान और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, अंडमान सी हो गया। देन देर इज अरेबियन सी, हमको पता है कहाँ है, बे ऑफ बंगाल सी हमें पता है, जावा सी, जावा सी जो जावा ट्रेंच के आसपास में, देखो ऊपर जावा सी आपको देखने को मिल जाएगा। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ देखो पर्शिया के आसपास में, ईरान के आसपास में, पर्शियन गल्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन रेड सी, अगेन अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के बीच में, अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया के बीच में आपको रेड सी देखने को मिलेगा। देन सी ऑफ चन, ये भी जो है आपको ऊपर वाली साइड में देखने को मिलेगा, किधर, इधर ही आपका रेड सी वाले पोर्शन के आसपास। मेडिटेरेनियन सी जो है देखो मैंने आपको उसको मार्जिनल सी अटलांटिका ही बोल सकते हैं, बट इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मार्जिनल सीज देखने को मिल जाते हैं, एग्जांपल जैसे कि एगियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ये सारे जो हैं दे आर डिफरेंट सीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्लैक सी है, एड्रियाटिक सी है, एगियन सी है, सो ये आप जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है उसका मैप खोलोगे तो वहाँ पे आपको मार्जिनल ओशंस मिल जाएंगे। फिर हम पैसिफिक की बात करते हैं, बहुत सारे आपको मार्जिनल सीज यहाँ पे मिलेंगे पैसिफिक में। बेरिंग सी सबसे ऊपर देखो, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी ऊपर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है,
बेरिंग सी हो गया, उसके बाद आपका सेलिबस सी, कोरल आपको सी यहाँ पे देखने मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओस्टोक, ये फिलीपीन सी, ये सारे जो है देखो कंट्रीज के नेम पे हैं तो आपको पता है सी ऑफ ओस्टोक जापान के आसपास में मिलता है। साउथ चाइना सी, यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट जोन है, आपको पता है ये साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो इसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आसपास के जो कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, थाईलैंड है आपका, बाकी कंट्रीज हैं, ठीक है, कंबोडिया, ऑल दीज कंट्रीज आर देयर, ये जो है इसको कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। देन तासमन सी है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, उसके बीच में दैट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में देखने को मिलता है। येलो सी, ठीक है, येलो सी अगेन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना, ईस्ट चाइना सी के बिल्कुल ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देन द अदर सीज ऑल्सो, जैसे कैरेबियन सी हमने बात कर ली वैसे, कैरेबियन सी। देन कैस्पियन सी हम लोग देखते हैं अगेन, कहाँ पे मिलेगा आपको कैस्पियन सी, चलो ये इधर नहीं है, मतलब ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक बट दे आर अदर सीज ऑल्सो, ठीक है। कैरेबियन सी हमने बात कर लिया, वैसे मेडिटेरेनियन का ही पार्ट है, ओ सॉरी आपका अटलांटिक का ही पार्ट है, तो अटलांटिक सी में हमने कैरेबियन सी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सिमिलरली कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी जो है इट इज काइंड ऑफ सी जो कि लैंड लॉक्ड है, ठीक है जी, इट इज मोर सो लाइक अ लेक, बट ये आपको देखो कहाँ मिलेगा, अराउंड आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के आसपास में देखने को मिलेगा कैस्पियन सी। देखो अगर आप ओशन देख रहे हो तो पॉइंटिन माउंटेन, एशिया के ऊपर आपको पॉइंटिन माउंटेन्स दिखेंगे, उसके साथ में आपको कैस्पियन सी दिखेगा। ये जब वर्ल्ड की फिजियोग्राफी करेंगे तो उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा वैसे दोबारा, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड देम हियर ऑल्सो, ठीक है। फाइनली जो है डेड सी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको चेक करके आना डेड सी आपको कहाँ पे मिलेगा, आई होप आपने चेक कर लिया होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हो, ठीक है। ये आपको सारे सीज दे रखे हैं, अरेबियन सी, लैकेडेव सी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ठीक है जी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, सूज, ये सारे आपको दे रखे हैं। मोजम्बिक सी या मोजम्बिक चैनल, गल्फ ऑफ गियाना, देन येलो सी, ईस्ट चाइना सी, जापानीज सी, सी ऑफ ओस्टोक, देन फिलीपीन सी, ठीक है जी, सेलिबस सी, थाईलैंड, गल्फ मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी इज देयर, देन उसके बाद दैट लैब्राडोर सी, ठीक है, हडसन बे इज देयर, देन बैफिन्स बे, ब्यूफोर्ट सी, ये आपको आर्टिक में मिलता है देखने को, गल्फ ऑफ अलास्का या अलास्कन सीज इज देयर, देन बे ऑफ फंडी, यू कैन सी बे ऑफ फंडी हियर, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको टाइड देखने को मिलती हैं, हाईएस्ट टाइड्स। देन उसके बाद नॉर्वेन सी इज देयर, ग्रीनलैंड सी, बैरेंट सी, ठीक है जी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर आर्कटिक, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बॉथनिया, देन नॉर्थ सी इज देयर, इंग्लिश चैनल, गल्फ ऑफ बिस्के, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन के सारे आपको एलाइड सीज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे एड्रियाटिक मैंने आपको बता ही दिया, एगियन सी बता दिया, सी ऑफ मार्मरा बता दिया, सी ऑफ एजोव है, सो हियर इट इज ब्लैक सी, ठीक है, सो दे आर ऑल मार्जिनल सीज ऑफ मेडिटेरेनियन। देन उसके बाद इधर आप देख सकते हो पैसिफिक की बेरिंग सी, ओस्टोक, जापानीज सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ऑल ऑफ देम आर देयर, यू कैन सी। सदर्न साइड में, सदर्न ओशन में यू कैन सी रॉस सी एंड वेडल सी, ये जो है दो इंपॉर्टेंट सी हैं, रॉस सी इज देयर, एमंडसन, वेडल सी, ये जो है यहाँ पे दे आर इन द इंपॉर्टेंट सीज एज फार एज साउथ अमेरिका इज कंसर्न, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में आप देख सकते हो बास स्ट्रेट, तस्मैन सी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के आसपास में, इसके बीच में कोरल सी इज देयर, देन देयर इज आराफुरा सी एंड इसके अलावा टिमोर सी, जावा सी तो हमने बता दिया आपको। तो ये सारे जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट सीज एज फार एज दी ओशन इज कंसर्न, ठीक है जी। लास्ट इज कारा सी, ऊपर वाली साइड में आपको देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज लिविंग ओशंस एंड कोरल। एंड इसमें मैं आपको थोड़ा सा बात करने वाला हूँ कि ओशंस में किस तरह का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है, किस तरह के ऑर्गेनिक लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये सब चीजें जो है मैंने इकोलॉजी में बात करनी है ऑलरेडी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इसमें हम लोग जो है बात करेंगे ये ओशियनिक इकोसिस्टम के बारे में। बट थोड़ी बहुत चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली जैसे कि कोरल्स हैं, कोरल इकोसिस्टम क्या होता है, कोरल्स क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और आपको एक ब्रीफ पिक्चर देना चाहता हूँ एज फार एज व्हाट इज लिविंग ओशंस।
लिविंग ओशंस क्या हैं या किस तरह की ऑर्गेनिक लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया अगेन, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको ओशंस में ही देखने को मिलती है। लाइफ जो है ओरिजिनेट यहाँ पे हुई थी 3800 मिलियन ईयर्स से यहाँ पे लाइफ जो है वो फल फूल रही है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। मैटर ऑफ फैक्ट मैंने क्लेम भी किया है कि ये, मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लेम किया, मैंने तो क्या क्लेम किया है कि 5% से ज्यादा हम लोग को यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता नहीं। अभी भी 90 to 95% जो ऑर्गेनिक लाइफ यहाँ पे खोजी नहीं गई। सो ओशंस अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म देखने में मिलते हैं जो हमको अभी तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं किए या क्लासीफाई नहीं किए। तो थोड़ा बहुत मैं इसी के बारे में बात करूंगा, लिविंग ओशंस के बारे में। और ये जो है लिविंग ओशंस 3 लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं जनरली। फर्स्ट होता है फोटिक जोन, और यहाँ पे किस तरह की फूड वेब मिलती है। देन ए फोटिक जोन मैंने आपको बताया था वो जोन जहाँ पे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर पाती है। एंड ये जो है अराउंड 200 से 500 मीटर की आपको डेप्थ तक में देखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद ए फोटिक जोन जो है उसके बाद का सारा रीजन अराउंड 1000 मीटर से जो डेप्थ है उससे लेके जो सी बॉटम है उस तक का जो रीजन है उसे हम ए फोटिक जोन कह देते हैं। एंड फाइनली आता है बेंथिक जोन या बॉटम जोन जहाँ पे ओशन फ्लोर्स कंप्लीट डार्कनेस है वहाँ पे, एंड स्टिल वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको देखने में मिलते हैं। बट ये ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर वेरी मच अडेप्टेड, बहुत ज्यादा अडेप्ट कर चुके हैं अपने उस एनवायरनमेंट के लिए, उस डार्क एनवायरनमेंट के लिए। सो इस तीनों जगह का हम लोग क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा फूड वेब के बारे में बात करने लगता हूँ। फूड वेब का मतलब बेसिकली इसका मतलब है कौन किसको खाएगा। ठीक है जी, इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, हु ईट्स व्हाट। दिस इज फूड वेब। फूड वेब कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बताते हैं कि बेसिकली फ्लो चार्ट है कि कौन किसको खा रहा है। जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स में से कौन किसकी प्रे है, कौन किसको खा रहा है, एंड एक ऑर्गेनिज्म है वो कितने मतलब ऑर्गेनिज्म को खाता है, कौन उसकी प्रे है, उसका प्रेडिटर कौन है। इस तरह से चीजें हम लोग देखते हैं। ये सारी चीज को हम लोग फूड वेब में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी, इट इज बेसिकली मीनिंग हु ईट्स वेब। सो अगेन इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। अगेन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फोटिक जोन के बारे में। फोटिक जोन जो है इट इज अगेन एज आई टोल्ड यू जहाँ पे हम लोग की सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर पा रही है। एंड ये रीजन में सनलाइट की पेनिट्रेशन से आप क्या देखते हो, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक आपको प्लांट देखने को मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है जी, फाइटोप्लैंक्टन इनको हम बोलते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये बनते हैं बेस, उस फूड वेब का बेस बनते हैं। दे आर कॉल्ड एज, देखो इसमें हम लोग बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं जो हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स डिफाइन करते हैं तो उसमें टर्म्स यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड एज दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, दे आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और सारा जो फूड वेब है जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म है वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे एनिमल्स, क्रस्टेशियंस, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। और ये जू प्लैंक्टन जो है दे फीड ऑन दी फाइटोप्लैंक्टन्स, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अंडरस्टूड, प्राइमरी कंज्यूमर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। इसके बाद इनको खाने वाले जो हैं अगेन दे आर स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस हो गई वो इन्हें खाती हैं। स्मॉल फिशेस हो गई, छोटी शार्क्स हो गई या टर्टल्स हो गए, या अगेन मोस्टली हम लोग इन्हें स्मॉल फिशेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये दे फॉर्म अराउंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। व्हाट दे डू, दे कंज्यूम दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको कंज्यूम करते हैं। जनरली स्मॉल फिशेस हो गई आपकी, छोटी शार्क्स हो गई, इस तरह की फिशेस एनिमल्स इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। देन आते हैं आपके जनरली टर्शरी, सेकेंडरी हो गए, देन उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर जो हैं वो आपके दे फॉर्म लाइक दिस ब्लू, द शार्क्स हो गई आपके, टर्टल, इस तरह के बड़े एनिमल्स जो कि क्या बनाते हैं, जो कि जनरली दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। और वो क्या कहते हैं, इन छोटी फिशेस को या मीडियम जो साइज फिशेस हैं उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी, एंड जनरली इसके ऊपर आते हैं प्रेडिटर्स। प्रेडिटर्स जो हैं टॉप ऑफ द फूड चेन में आपको देखने को मिलते हैं। दे आर जनरली शार्क्स आपको देखने को मिलेंगी, शार्क्स हो गई, या बड़ी जो वेल्स हैं इस तरह से आपको देखने मिलते हैं। दे आर द एपेक्स प्रेडिटर्स या टॉप ऑफ द फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरह का आपको जो है फोटिक जोन में बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ही वाइब्रेंट आपको ऑर्गेनिक लाइफ देखने को मिलती है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ द ओशंस, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो कोरल्स देखने को मिलते हैं आपको, इस तरह की सी वीड्स देखने को मिलती हैं, सारे जो है दे आर पार्ट ऑफ द फोर्टिक जोन। उसके बाद आती है ए फोर्टिक जोन। ए फोर्टिक जोन जो है आपकी ए फोर्टिक जोन इसको हम लोग कह सकते हैं अराउंड लाइक ए फोर्टिक जोन तो नहीं, ये दिस इज कॉल्ड एज ट्वाइलाइट जोन। ये ट्वाइलाइट जोन है। ट्वाइलाइट जोन इज बिटवीन 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच में। सो ये अगेन 200 मीटर तक या 500 मीटर तक हम लोग इसे हम फोर्टिक जोन ही बोल देते हैं। इसके नीचे लाइट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती बट बहुत ही कम पहुंचती है, इसे हम लोग ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। एंड जनरली ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन the photic zone and the aphotic zone, zone of sunlight and zone of complete darkness के बीच में। तो यहाँ पे जनरली जो है आपको ट्रांजिशनरी एनिमल्स देखने में मिलेंगे, जैसे स्पर्म बेल यहाँ पे मिल जाती है, ऑक्टोपस, इस तरह के आपको एनिमल्स देखने में मिलते हैं, हैचेड फिशेज, इस तरह की आपको स्पॉन्जेस देखने में मिल जाती हैं, इस तरह की आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आपका आता है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन में जो एनिमल्स है दे हैव बीन कंप्लीटली अडेप्टेड टू द नाइट। कंप्लीट डार्कनेस को जो है इन्होंने अडेप्ट कर लिया है एंड इतने हैवी प्रेशर को इन्होंने सहने के लिए अडेप्शंस कर ली हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जनरली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं इस जो जोन है, ये आपका जो फोर्टिक जोन का जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में देखो जो ऑर्गेनिज्म जैसे वो मरेंगे या वो उनका जो मल एंड कचरा होगा, इकोसिस्टम का जो डेट्रीटस है, ये डेट्रीटस जो है नीचे पहुंचता है और ये डेट्रीटस को ये कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो भी लाइफ मिलती है वो क्या करती है, वो ऊपर से आता हुआ मरीन जो डेट्रीटस है इसको कंज्यूम कर रही है एंड तब जो है सर्वाइव करते हैं। जनरली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे एनिमोस देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको यहाँ पे ईल्स देखने को मिल जाती हैं। इस जोन में आपको जनरली देखने को मिलेंगे इनवर्टिब्रेट्स, बहुत छोटे इनवर्टिब्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ डेट्रिटस के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो ये जो थोड़ा बहुत इकोसिस्टम है। फिर हम लोग बात करते हैं फाइनली कोरल्स के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जामिनर्स हैं स्पेशली यूपीएससी या बाकी जो सिविल सर्विस के एग्जामिनर्स हैं वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द इकोसिस्टम ऑफ ओशंस इज कंसर्न, ठीक है। सो कोरल ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली है क्या, ये एक फैमिली है ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड एज निडेरियन फैमिली, निडेरियन फाइलम। इसके जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, इसकी जो है सब टाइप्स में से आते हैं। निडेरियन फैमिली वो होती है जिनके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। यू कैन सी द टेंटिकल्स यहाँ पे। सो निडेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास इस तरह के टेंटिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस फैमिली में भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसे कि यू फाइंड दो इंपॉर्टेंट टाइप देखने को मिलते हैं निडेरियन फैमिली में, एक होते हैं पॉलिप्स और एक होते हैं मेड्यूसास। सो मेड्यूसास वो होते हैं जिनके टेंटिकल जो है नीचे की साइड को होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, जैसे कि इसका सबसे सही एग्जांपल है जेलीफिश। जेलीफिश अगेन दे आर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ निडेरिया एंड दे आर सब फैमिली इज मेड्यूसा। मेड्यूसा के जो हैं दे इनके टेंटिकल्स नीचे की तरफ होते हैं और टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है कि नहीं। देन होते हैं आपके सेकेंड होते हैं दे आर पॉलिप्स। सेकेंड वन दे आर कॉल्ड एज पॉलिप्स। पॉलिप्स जो हैं इनके टेंटिकल जो हैं वो ऊपर की तरफ को होते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ को होते हैं एंड दे आर अगेन, ये भी जो है टेंटिकल्स किस लिए यूज करते हैं, फॉर कैप्चरिंग ऑफ द फूड। सो कोरल जो हैं दे आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलिप कैटेगरी में आते हैं, पॉलिप्स कैटेगरी में आपको देखने में मिलते हैं, इन्हें हम लोग कोरल्स कहते हैं, ठीक है। अब कोरल्स के भी आगे फर्दर टाइप होते हैं। ये जानवर दो तरह के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कोरल्स, एक होते हैं स्टोनी कोरल। सॉफ्ट कोरल्स मैंने आपको पीछे दिखाया, ये आपके सॉफ्ट कोरल्स हैं, दिस इज अ सॉफ्ट कोरल, ठीक है। सॉफ्ट कोरल का मीन्स इनके जो आउटर सरफेस है वो हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है, इनकी सरफेस हार्ड नहीं आपको देखने को मिलेगी। जबकि दूसरे होते हैं स्टोनी कोरल। स्टोनी कोरल जो है इनकी जो आउटर सरफेस है, आपके जो शरीर के बाहर का जो सरफेस है वो हार्ड होता है। और ये हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एन एक्सोस्केलेटन। इनके पास जो स्केलेटन है ये शरीर के बाहर आपको मिलता है and this is called as exoskeleton and it is made up of calcium carbonate. So calcium carbonate का एक खोल बना लेते हैं अपने शरीर के आसपास में, एक एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं, इस करके हम लोग इन्हें स्टोनी कोरल्स कहते हैं, ठीक है। सो हम जो कोरल्स की बात करने वाले हैं दे आर बिलोंगिंग टू जनरली स्टोनी कोरल्स। और ये स्टोनी कोरल्स भी आगे फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉलोनियल कोरल्स, कॉलोनियल कोरल्स, दूसरे होते हैं आपके सॉलिटरी
कोरल्स। कॉलोनियल कोरल जो हैं जनरली वो क्या होते हैं, दे आर दोज कोरल जो कि जहाँ जिस जगह में बैठ जाते हैं तो उस जगह में क्या करेंगे, बहुत सारी बहुत बड़ी कॉलोनी विद टाइम बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेंगे और इन कॉलोनीज बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं। इनको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड्स रीफ बिल्डर्स, और ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज को हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी रीफ्स या बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं। दूसरे होते हैं सॉलिटरी कोरल्स, ये जो है आपको सिंगल या ग्रुप्स में दिख जाएंगे, बट ये बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। अगेन कॉलोनियल कोरल्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो कुछ ही जगहों में जहाँ पे कंडीशन सही होती है वहीं पे ये बड़ी बड़ी इस तरह की कॉलोनीज बनाते हैं, रीफ्स बनाते हैं। जबकि सॉलिटरी कोरल जो हैं वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर हिस्सों में देखने में मिल जाते हैं, बट वो रीफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्टोनी कोरल जो है मैंने आपको बताया, इनके आसपास में जो है ये एक्सोस्केलेटन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लेके आते हैं, पानी से ही खींचते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं एंड इससे जो है क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। सो काइंड ऑफ वाटर से कार्बोनेट को सिक्वेस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा कि ये कोरल्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म में आके बैठ जाते हैं और इस तरह के कोरल्स बनाते हैं, क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बर्ड करते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होती है और यहाँ पे विद टाइम ये इस तरह के बहुत बड़े बड़े रीफ्स बिल्ड कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बिल्ड कर देते हैं एंड इस तरह से कोरल रीफ्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत टिपिकल इनको कंडीशन चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए या इस तरह की रीफ्स बनाने के लिए। थोड़ा बहुत देखते हैं किस तरह की कंडीशन से। पहले कंडीशन जो है अगेन इनको पहली बात तो सब एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेटफॉर्म चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बना सकते हैं, दे कैन नॉट लिव इन टू मच ऑफ डेप्थ, क्योंकि जो है इनकी जो न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई है। मैं आगे आके बताऊंगा आपको किस तरह से, बट इनकी जो न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी है वो फोटोसिंथेसिस से जुड़ी होने के कारण दे कैन नॉट गो और दे कैन नॉट बी फाउंड इन द डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर। 200 मीटर से नीचे नहीं मिलते हैं। आइडियल जो इनकी डेप्थ है मिलने की वो है 60 से 80 मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे 60 से 80 मीटर की डेप्थ में इन्हें कुछ ना कुछ होल्ड करने चाहिए जहाँ पे ये लोग स्टे कर सकें। जनरली कोई सबमरीन प्लेटफॉर्म है, जैसे इसे हम कहते हैं गयूट्स मिल गए या सी माउंट्स, इस तरह की चीजें मिल गई। यहाँ पे जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में ये बना लेते हैं, क्या इस तरह की रीफ्स बना लेते हैं। या कोई आपका वोल्केनिक आइलैंड मिल गया तो आइलैंड के आसपास में ये बना लेंगे इस तरह की रीफ्स। अभी हम जब टाइप्स देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह की रीफ्स बनती हैं। सो इस तरह से दे आर फाउंड इन दी शैलो वाटर। शैलो वाटर में मिलते हैं, सब 60 से 80 मीटर की डेप्थ में मिलेंगे। एक सबमरीन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म चाहिए होता है इनको। हाई सलाइन वाटर चाहिए होता है, 30 पार्ट्स पर 1000 के आसपास का आपको सैलिनिटी चाहिए, और हाइयर टेम्परेचर्स में देखने को मिलते हैं। सो दैट इज वाई दे आर ऑलवेज फाउंड इन द ट्रॉपिकल वाटर्स एंड ठंडे पानी में आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे, ओनली इन दी ट्रॉपिकल वाटर जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 21 से एवरेज 21 से 30 डिग्री के आसपास में मिल जाता है। ठीक है, तो दे आर फाउंड ऑलवेज इन द ट्रॉपिकल वाटर्स। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर एंड सेडिमेंट फ्री वाटर। यहाँ पे सेडिमेंट्स, मटमैला पानी नहीं होना चाहिए, पानी जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एंड सनलाइट की प्रॉपर जो है पेनिट्रेशन होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं फॉर फूड। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कोरल्स हैं, बड़े बड़े जो रीफ्स बनते हैं, ये बड़ी बड़ी जो कॉलोनीज बनती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट इकोसिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये जो है रिसोर्सेज को बहुत ही जो भी जानवर यहाँ पे रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं, वो कोरल्स के साथ मिलके एक बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट एंड बहुत ही ज्यादा टाइट रिसोर्स का इकोसिस्टम बनाता है, जहाँ पे रिसोर्स कपलिंग एंड रिसोर्स रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म जो है कोरल्स के आसपास में, जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे फिशेस मिलती हैं आपको देन उसके स्टार फिशेस मिलेंगे देखने के लिए, ऑक्टोपसेस देखने को मिलते हैं, जो भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, दे आर वेरी मच लिंक्ड विद, रिलेशनशिप में है कोरल्स के साथ में। एंड ये कोरल जो है बहुत ज़्यादा बड़ी जैविक विविधता दिखाते हैं, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैविक विविधता देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेन फॉरेस्ट कहते हैं इनको। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से लिंक्ड है, बट ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, दे आर नॉट दी प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जो आपके कोरल्स हैं वो दो तरह से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। एक तो होगी निडेरियन स्ट्रैटेजी। निडेरियंस क्या करते हैं जनरली, जैसे मैंने आपको
आपको जेली फिश का बताया था, मेडुसा की फैमिली के फिशेस का बताया था। इवन जो आपके सॉफ्ट कोरल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं टू कैच स्मॉल क्रस्टेशियंस या स्मॉल फिशेस। इन टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके वो अपना फूड को डराइव करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आपके, जो मैंने स्टोनी कोरल्स की बात करी, स्पेशली जो रीफ्स की बात करी, कोरल रीफ्स की बात करी, वो क्या करते हैं, वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जाते हैं एक एल्गे के साथ। ठीक है जी। वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स वो इकट्ठे आते हैं और एक दूसरे से बेनिफिट ड्राइव करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर, तो इसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सो इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक कोरल जिसका जैसे ये आउटर एक्सोस्केलेटन है, ये जो है कोरल क्या करता है, ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ जाता है, किसके साथ, एक इस तरह के एल्गे के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़ूज़ेंथाले। ठीक है, ये ज़ूज़ेंथाले के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जाएगा। एल्गे क्या करता है, एल्गे इनको फूड प्रोड्यूस करके देता है। एल्गे क्या है, वो सनलाइट को यूज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोड्यूस करता है। एंड ज़ूज़ेंथाले क्या करता है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सोस्केलेटन, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स। सो इस तरह से दोनों ही जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए एडवांटेजेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है कि नहीं। एल्गे, ये जो ज़ूज़ेंथाले सिर्फ एक ही चीज नहीं करता, इनको सिर्फ फूड नहीं प्रोवाइड करता, बट एल्गे जो है वो क्या करता है, इनको पर्टिकुलर कलरेशंस भी देता है। ठीक है, जो कोरल्स का कलर आता है, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस एल्गे। जिस तरह एल्गे का कलर होगा उसी तरह का जो है ये कोरल्स का कलर हो जाता है। एंड दैट इज वाई जो भी आप कोरल रीफ देखते हो या इस तरह कोरल की कॉलोनी देखते हो, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स की होती है। वाइब्रेंट कलर्स कैसे आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्गे। बेसिकली जो एल्गे है, आप कह सकते हो कि ये इनकी जिंदगी में कलर भर देता है। ठीक है कि नहीं। सो दे आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया। अगेन इसमें व्हाट हैपेंस इज, हस्बैंड जो है प्रोटेक्शन दे रहा है। देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पैट्रियार्कल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस आप इसको यूज कर सकते हो। हस्बैंड जो है, जैसे कोरल रीफ हस्बैंड है, प्रोटेक्शन देता है, वाइफ है खाना बनाती है या फिर न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है। सो अगेन इस तरह की एक फैमिली बन जाती है यहाँ पे, बट अगेन नॉट ट्राइंग टू बी पैट्रियार्कल एट ऑल। ठीक है जी। चलो टाइप्स की बात करते हैं हम लोग फटाफट से। कोरल रीफ कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के आपको कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। पहला होता है फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड होते हैं बैरियर रीफ्स एंड थर्ड होते हैं एटोल्स। फ्रिंजिंग, बैरियर एंड अटोल, ये 3 टाइप के आपको रीफ देखने को मिलेंगे। फ्रिंजिंग रीफ नाम ही बता रहा है, फ्रिंजेस में देखने को मिलते हैं। फ्रिंजेस में, किधर के फ्रिंजेस में, जनरली जो है कॉन्टिनेंट है इसके फ्रिंजेस में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कोस्ट के, पानी है आपका, कोस्ट के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलेंगे, इधर रीजन में फ्रिंजेस में मिलेंगे इसको, तो इसे हम लोग फ्रिंजिंग रीफ कह देते हैं। ठीक है। बैरियर रीफ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बैरियर रीफ आपका क्या है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ शेल्फ में मिलते हैं एंड शेल्फ में इस तरह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये देखो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाहर आ गए तो यहाँ पे इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि देखो देयर इज अ बैरियर, बीच में क्या है, एक बैरियर है बिटवीन मेनलैंड के बीच में और ये जो कोरल आइलैंड है, कोरल रीजन है, इसके बीच में। ये बैरियर जनरली क्या होते हैं, इस तरह के काइंड ऑफ शेल्टर्ड सीज या शेल्टर्ड वाटर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लगून्स कहते हैं। ठीक है, लगून वो पानी है, वो समुद्र का पानी है जो कि मेन ओशन से या मेन सी से कट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज कोरल्स। ठीक है, तो इस तरह के लगून जो हैं ये बैरियर बन जाते हैं और यहाँ पे आपको कोरल्स देखने को मिलते हैं, हम बैरियर रीफ कह देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके अटोल्स। अटोल जो है जनरली क्या होते हैं, वहां पे इस तरह कोई मेनलैंड एग्जिस्ट नहीं करता, मेनलैंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, बस आपको अटोल्स एग्जिस्ट करते या फिर आपको कोरल्स एग्जिस्ट करते देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, डेन्यूडेशन। ठीक है, कंटिन्यूसली डेन्यूडेशन हो रहा है। डेन्यूडेशन से क्या हो रहा है, ये जो है कॉन्टिनेंट टूट के खत्म हो रहा है, टूट के खत्म होता है तो आसपास बिखर जाता है इस तरह से, आपको ये देखो बिखेर देते हैं विद टाइम। कोरल्स जो है इस तरह, देखो यहाँ पे ये इतना ही रह गया कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कोरल्स, ये कोरल्स जम गए। कोरल्स को अलग कलर से दिखा देते हैं, लेट अस टेक ब्लू कलर भी क्यों ले, कुछ और लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। सो दिस इज कोरल्स। ठीक है ना, और आपका जो कॉन्टिनेंट है ये आपका इतना ही रह गया। विद टाइम में कॉन्टिनेंट पूरा ही जो है खत्म हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया, आपको यहाँ पे कोरल्स जो गए, यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, पानी आ गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लगून। अगेन ये लगून बन गया और इसके आसपास में क्या, इस तरह कोरल का जो है शेल बन गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अटोल्स।
ठीक है कि नहीं। तो इस तीनों एक साथ ही बनते हैं। देखो पहले फ्रिंजिंग बनती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये माउंटेन या फिर ये आपका आइलैंड धीरे धीरे कम हो रहा है तो बैरियर बनते हैं, फिर अटोल्स बनता है। तीन टाइप के हैं। देखो आपको फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल ऑल अलोंग दी मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखो मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहे हैं, दे आर फ्रिंजिंग रीफ। एग्जाम्पल जैसे रीफ्स ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार में जो रीफ देखने को मिलते हैं दे आर फ्रिंजिंग रीफ्स। देखो आपको मालदीव्स के आसपास में देखने को मिलेंगे, दीज आर फ्रिंजिंग रीफ्स। कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। तो ये फ्रिंजिंग रीफ्स आप देख सकते हो ऑल अलोंग दी आइलैंड के आसपास में आपको फ्रिंजेस में उसके देखने को मिल रहे हैं। देन बैरियर रीफ, बैरियर रीफ मैंने आपको बताया, देखो कुछ डिस्टेंस के बाद में यहाँ पे कोरल्स बनने लग गए और बीच में जो है क्या आ गया, लगून आ गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे बन रहे हैं और ये बीच में लगून आ गया। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे विदर वे कर रहा है आइलैंड। तो देखो यहाँ पे लैंड है, ये बीच में आ गया आपका लगून, ये आ गया आपका रीफ। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन रीफ के बारे में सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे जाओगे, टूरिज्म वेबसाइट में तो आपको दिखाया कि और बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल दिखाए होंगे, लोग जो है पानी में तैर रहे होते हैं और इस तरह के कलरफुल काइंड ऑफ सी के अंदर तैरते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, जमीन में इस तरह के कलरफुल प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। देयर व्हाट देयर कोरल रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट रीफ देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे न्यू क्वींसलैंड के पास में आपको इस तरह के कोरल रीफ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, चलो। सो उसके बाद अटोल्स, देखो अटोल्स का यहाँ पे सबमरीन प्लेटफॉर्म में बनते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसका बनना आप देख सकते हो, यहाँ पे इस एनिमेशन में धीरे धीरे कॉन्टिनेंट था या आपका आइलैंड था वो धीरे धीरे खत्म हो गया एंड आसपास में क्या बच जाते हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरह से रीफ बच के रह गया है कि नहीं। तो आप देख रहे हो इट टेक्स लाइक क्रेजी अमाउंट्स ऑफ टाइम, लाइक 30 या 3 या 4 मिलियन साल के आसपास में ले जाता है एक सिंपल कोरल अटोल बनने के लिए। यू कैन सी हियर हाउ इट इज फॉर्मिंग। देखो आप इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो। दिस इज द कोरल अटोल इन मालदीव्स। देखो बीच में पानी है, बीच में ज्यादा लैंड नहीं, लैंड नीचे चला गया है एंड आसपास में आपको यहाँ पे कोरल्स देखने को मिल रहे हैं सारे पास। ठीक है, सो इस तरह से अगेन ये जो कभी इस तरह का ये विद टाइम खत्म हो जाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। अगेन दीज आर कॉल्ड एज सी माउंट्स। सी में माउंटेन्स हैं, या जब ये ऊपर से फ्लैट हो जाते हैं, तो इन्हें हम गयूट्स कह देते हैं। तो इनके ऊपर बन जाते हैं, इनके ऊपर देखो वो बना आपका कोरल बने एंड इससे आपका अटोल बन गए। ठीक है जी, कॉन्टिनेंट के पास बने तो रीफ बन गए, साथ में बने तो फ्रिंजिंग बन गए। ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल्स कैन बी सीन हियर। सेम चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनिक आइलैंड है, आसपास में देखो कोरल बन गए, फ्रिंजिंग धीरे धीरे नीचे बैठता रहा, उसके बाद ये बन गए बैरियर एंड फाइनली बन गया एटोल। फाइनली हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ पे आपको मिलते हैं। मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 33% आपको साउथ ईस्ट एशिया के आसपास में देखने को मिलते हैं। देन पैसिफिक अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको 40% के आसपास देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम आपको पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन रीजन में आपको ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्ट एशिया अराउंड 33% के आसपास में यहाँ पे है। अटलांटिक एंड कैरेबियंस में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं, अराउंड 7.6% के आसपास में। ठीक है जी, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। अगेन ये जो रीफ्स हैं दे आर एब्सेंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिकाज एंड अफ्रीका। मैप निकालो, वहां पे जब मैंने आपको ओशन करंट बताई थी तो आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न साइड में आपको इस तरह की कोल्ड ओशन करंट देखने को मिल रही है अमेरिकाज एंड अफ्रीकाज में। ठीक है जी, दिस इज कैनरी करंट, बेंगुला करंट, पेरुवियन करंट, कैलिफोर्निया करंट। तो इन रीजन्स में कोल्ड करंट होने के कारण पानी ठंडा है, आपको ओशन करंट देखने को नहीं मिलेंगे। माउथ ऑफ द रिवर के आसपास में, मेजर रिवर्स के माउथ में भी आपको कोरल रीफ्स नहीं देखने को मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते? बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय दीज रिवर्स। रिवर बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आती है, मटमैला कर देती है पानी, वहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यू क्वींसलैंड के पास में आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो, न्यू क्वींसलैंड प्रोविंस देखो, उसके साथ में आपको मिलेंगे ग्रेट बैरियर रीफ है ये। ठीक है जी, देन उसके बाद दिस इज बेलीज कोरल रीफ। दिस इज अगेन फाउंड यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, बेलीज के पास में आपको देखने को मिलेगा एंड यू कैन सी दिस इज अ कोरल एटोल। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह की चीजें। देन दिस इज द रेड सी रीफ, रेड सी के आसपास में आपको ये देखने को मिलते हैं, रेड सी रीफ इज देयर। देन दिस इज द पुली रिज रीफ, दिस इज फाउंड इन दी फ्लोरिडा।
ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की कोस्ट में आपको देखने में मिल जाते हैं इस तरह के। सो गाइज दीज आर द एग्जांपल्स एज फार एज कोरल रीफ्स इज कंसर्न। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने डिस्कस नहीं किया कि व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे मैंने ऑब्वियसली बताया दे आर कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट, है ना, दे कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। ओशंस के रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी रखते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम ऑफ द ओशंस। ऑल्सो दे एक्ट एज द इंडिकेटर स्पीशीज। अब इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं? इंडिकेटर स्पीशीज वो होती हैं जो कि किसी इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताती हैं, ठीक है जी। अगर वो इकोसिस्टम हेल्दी होगा, वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन सेम रहेंगी, तो ये इंडिकेटर स्पीशीज फलेंगी और फूलेंगी, ये जो है बढ़ती रहेंगी एंड एवरीथिंग वुड बी ओके। बट अगर इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रेस्ड है तो क्या होगी? ये इंडिकेटर स्पीशीज खत्म होने लग जाती है, दे स्टार्ट गेटिंग इनके जो नंबर्स हैं ये ड्विंडल करने लग जाते हैं, नंबर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, ठीक है कि नहीं। सो यही कोरल जो है दे ऑल्सो एक्ट एज इंडिकेटर्स फॉर द ओशंस। देखो जब क्या होता है, जब आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती, फॉर इंस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओशंस में जो है बहुत सारा जैसे प्लास्टिक गिरा रहे हैं, कचरा गिरा रहे हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे ओशन जो है या तो वार्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वार्म हो रहे हैं, इनकी जो है सैलिनिटी कम हो रही है, किसी भी इस तरह के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हम लोग क्या देखते हैं, इससे कोरल जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। और कोरल जब स्ट्रेस में आते हैं तो क्या करते हैं, जनरली ये जूजेंथले जो एल्गे मैंने आपको बताया था, एल्गे को एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। दे एक्सपेल दिस एल्गे, एंड इस एल्गे को एक्सपेल करने से क्या होता है, ये एक्सपेल करने से दे बिकम ब्लीच्ड, दे बिकम ब्लीच। ब्लीच मीन्स ये क्या हो जाएंगे, इनकी डिसकलरेशन हो जाती है, ठीक है, इनकी डिसकलरेशन हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। जो मैंने पीछे कंडीशंस बताई, अगर इन कंडीशन में एक भी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है, वो मॉडिफाई हो जाती है, तो उससे क्या होता है, अगेन कोरल जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इससे वो क्या करते हैं, वो एल्गे को एक्सपेल कर देते हैं, इवेंचुअली डिसकलर हो जाते हैं, एंड इससे हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और जैसे मैंने आपको बताया, इस कोरल रीफ्स के साथ जो है बहुत सारी ऑर्गेनिक लाइफ, बहुत सारे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इकोसिस्टम बहुत टाइट रिसोर्स इकोसिस्टम में रहते हैं, सो उस करके जो है वो इकोसिस्टम भी क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज, या जो भी हम लोग टूरिज्म कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इनकी इन कंडीशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हम लोग कोरल ब्लीचिंग का फिनोमिना देख रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई जो वर्ल्ड के कोरल है दे हैव गॉट एंडेंजर्ड, ठीक है। सो दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई बहुत टाइम न्यूज में भी रहते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर आस्क्ड इन दी पेपर्स ऑल्सो। सो that is it for today. Thank you very much, and with this I am done with your hydrosphere हम लोगों ने खत्म कर दिया है, and with that we will move to the we will move towards your वर्ल्ड ज्योग्राफी। वहाँ पे हम वर्ल्ड फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं आपको वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज गो एंड रिवाइज इट, एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी निकल के आती है, तो आई एम हियर, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल बी बैक।